हेलो एंड वेलकम टू द बीएससी पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट। केमिस्ट्री के पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यूनिट सेकंड पढ़ रहे थे। यूनिट सेकंड में अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। स्टीरियोकेमिस्ट्री में आज का टॉपिक है अपना रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, अपेक्षिक और निरपेक्ष विन्यास। दो चीजों को पढ़ना है। पहले अपन आपेक्षिक विन्यास पढ़ेंगे और फिर अपन निरपेक्ष विन्यास पढ़ेंगे। क्या होता है? The arrangement of atoms in an optically active molecule based on chemical interconversion from one to another is known as relative configuration, whereas the precise arrangement of substituent at a stereogenic center is known as absolute configuration. मैं आपको अच्छा सा एग्जांपल देकर इन दोनों चीजों में फर्क बताता हूँ कि इनमें क्या फर्क है। सबसे पहले अपन बात करते हैं रिलेटिव कॉन्फिगरेशन, अपेक्षिक विन्यास। रिलेटिव कॉन्फिगरेशन या अपेक्षिक विन्यास, इसको डीएल विन्यास भी कहते हैं। सबसे पहले एक बहुत फेमस साइंटिस्ट 1891 में एमिल फिशर ने डीएल विन्यास दिया था। रोजेनॉफ ने 1906 में और उसके बाद थॉमसन ने 1949 में, सभी ने ग्लिसरैल्डिहाइड को एक स्टैंडर्ड कंपाउंड मानकर कुछ नॉमेनक्लेचर के नियम बताए, जिनको डीएल नॉमेनक्लेचर कहते हैं या डीएल विन्यास कहते हैं। डी एंड एल विन्यास कहते हैं। डी एंड एल विन्यास कैसे मालूम करते हैं? बहुत सरल आसान बात है। रिलेटिव कॉन्फिगरेशन कंपेयर्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस ऑफ वन कंपाउंड विद दोज ऑफ अदर्स। एक कंपाउंड के त्रिविम में अणुओं के अभिविन्यास को दूसरे कंपाउंड से तुलना करके डी और एल निकाला जाता है। इसमें ग्लिसरैल्डिहाइड को स्टैंडर्ड लिया गया, मतलब ग्लिसरैल्डिहाइड से तुलना की गई। The enantiomer having the same or similar groups in the same place as D-glyceraldehyde has become BCS। वे कंपाउंड जिनके जो मॉलिक्यूल्स और ग्रुप्स है वो D-glyceraldehyde के अगर अरेंजमेंट के समान है, सेम है, सिमिलर है, तो उसको भी DSN दे दिया, और अगर उसके प्रतिबिंब के जैसे हैं तो उसको L दे दिया। मैं पुनः बता दूं, कैपिटल D और कैपिटल L का स्मॉल d और स्मॉल l, या इसको कहते हैं प्लस व माइनस से कोई रिलेशन नहीं। मतलब कैपिटल डी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, स्मॉल डी प्लस भी हो सकता है, स्मॉल डी माइनस भी हो सकता है, रोटेशन उसका प्लस भी हो सकता है, उसका रोटेशन माइनस भी हो सकता है। एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है डी ग्लिसरैल्डिहाइड, ये डी ग्लिसरैल्डिहाइड है। यदि H लेफ्ट में और हीट्रो एटम OH, यहाँ OH है, राइट में हो तो इसको कैपिटल डी कहते हैं। कैपिटल डी ग्लिसरैल्डिहाइड का एग्जांपल। इसका जस्ट प्रतिबिंब ये है, अगर हीट्रो एटम या OH ग्रुप लेफ्ट में और H राइट में हो तो इसको L ग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं, ये L कहलाता है। ये प्लस है तो ये माइनस भी है, लेकिन प्लस माइनस का कैपिटल डी और कैपिटल क्या कहते हैं L से कोई सीधा कोई संबंध नहीं। अर्थात कैपिटल डी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसी तरह कैपिटल L प्लस भी हो सकता है, कैपिटल L माइनस भी हो सकता है। अब आपने तुलना की इससे ग्लिसरैल्डिहाइड से, देखिए लैक्टिक एसिड की तुलना की। लैक्टिक एसिड में H लेफ्ट में और OH या हीट्रो एटम राइट में, H लेफ्ट में और OH राइट में हो तो ये कैपिटल डी है, ये डी ग्लिसरैल्डिहाइड जैसा है, इसलिए ये डी विन्यास है। OH लेफ्ट में और H राइट में हो तो लैक्टिक एसिड में तो ये L है, ये L ग्लिसरैल्डिहाइड के जैसे होने से इसका नाम L लैक्टिक एसिड हो गया। बहुत आसान है मालूम करना। ये तो वापस वही है, ग्लिसरैल्डिहाइड डी ग्लिसरैल्डिहाइड और इसका प्रतिबिंब L ग्लिसरैल्डिहाइड। ये कैपिटल D है और ये कैपिटल L है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। हाँ, विवाद कब हुआ? जब किसी ऐसे अणु में जिसमें एक से अधिक असममित केंद्र हो, जैसे ग्लूकोज है, इसमें एक से अधिक असममित केंद्र, खूब सारे असममित केंद्र है। इसमें 4 असममित केंद्र है, कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 3 पे, कार्बन नंबर 4 पर, कार्बन नंबर 5 पे असममित केंद्र है। तो ये कहता है कि जो अंतिम कार्बन है उसको देखा जाता है। एमिल फिशर ने एक संशोधन दिया कि जो अंतिम कार्बन है उसके कार्बन के ऊपर अगर H लेफ्ट और OH राइट में है तो ये D यौगिक है, इसलिए ग्लूकोज यौगिक था, इस ग्लूकोज को डी ग्लूकोज कहा गया। रिमेनिंग कार्बन को नहीं देखना, अंतिम कार्बन को देखकर अगर उसके H लेफ्ट और OH राइट में है तो D, अगर उल्टा है OH लेफ्ट और H राइट में है तो वो कैपिटल L होगा। इस तरह से एक से अधिक असममित केंद्र वाले यौगिकों के लिए भी डीएल नॉमेनक्लेचर लागू किया गया। एक और बात बताएं आपको, खूब सारे एग्जांपल है सर, ये ध्यान से देखिए। एक ग्लिसरैल्डिहाइड है,
OH लेफ्ट में है इसलिए ये L है। हाँ, यहाँ पर H और OH नहीं है तो आप हीट्रो आइटम देखें। हीट्रो आइटम मतलब ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन NH2 ग्रुप इधर है, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है, क्योंकि NH2 लेफ्ट में है इसलिए ये L, अल्फा अमीनो एसिड, L अमीनो एसिड है। अब आप गौर से देखें, वापस ग्लिसरॉल दिया, H लेफ्ट OH राइट, ये D है, और H और NH2 ये अमीनो एसिड में H लेफ्ट और हीट्रो आइटम राइट में ये भी D, तो ये दोनों D है और ये दोनों L है। मतलब H और OH होना जरूरी नहीं है, OH की जगह कोई भी हीट्रो आइटम भी है तो उसको OH की तरह ही कंसीडर करते हैं। मोस्ट नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रकृति में पाए जाने वाले लगभग सारे कार्बोहाइड्रेट डी कॉन्फिगरेशन करते हैं, और प्रकृति में पाए जाने वाले लगभग सारे अमीनो एसिड एल कॉन्फिगरेशन के होते हैं। ये सामान्यतः ऐसा पाया जाता है। कुछ एग्जांपल दिए, जैसे एक असमित कार्बन का यौगिक था, बहुत सिंपल ही बात है, H लेफ्ट और OH राइट में है तो ये तो डी है ही है। अगर दो असमित केंद्र है तो आपको नीचे वाला असमित केंद्र देते हैं, मतलब ये वाला असमित केंद्र देते हैं, और इस असमित केंद्र में OH राइट में H लेफ्ट में है, तो चूंकि OH राइट में है इसलिए ये L है। वापस ये फ्रक्टोज की बात आई, अंतिम असममित केंद्र पे H लेफ्ट और OH राइट में है, इट इज B है। OH लेफ्ट में और H राइट में है, इट इज कैपिटल L। एराबिनोज की बात है, एराबिनोज। अब आपको एक और बात बताते हैं, ग्लूकोज की बात करते थे। अंतिम असममित कार्बन से देखो H OH हीट्रो आइटम लेफ्ट और H राइट में ये कैपिटल L है, और H लेफ्ट और OH राइट में ये कैपिटल B है। इस तरह से ग्लूकोज की बात है। इस तरह से ये सारा कॉन्फ़िगरेशन D और L कॉन्फ़िगरेशन आई। अब आती है अपन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, निरपेक्ष अभिविन्यास। निरपेक्ष अभिविन्यास में किसी से तुलना नहीं की जाती, बल्कि अणु अपने आप में, कहान उनगोल्ड प्रोलॉग साइंटिस्ट ने, ये कहान उनगोल्ड प्रोलॉग है, इन वैज्ञानिकों ने एक नियम दिए थे जिसको सीक्वेंस रूल भी कहते हैं। सीक्वेंस रूल कहते हैं। रूल के आधार पर अणु को R और S नॉमेनक्लेचर में बदला, मतलब कुछ कंपाउंड R होते हैं, कुछ कंपाउंड S, RS सिस्टम बताया, R और S सिस्टम बताया। It's actually arrangement of atoms or groups of the molecule in space. It is based on the following sequence rule. कुछ सीक्वेंस रूल है, कुछ वरीयता क्रम के नियम है, अनुक्रम नियम है। इन अनुक्रम नियमों के आधार पर हम यौगिकों को R और S में बदलते हैं। ये किसी से तुलना नहीं की जाती, सिर्फ अनुक्रम नियमों के आधार पर R और S कॉन्फ़िगरेशन नाम दिए। रैंक ऑफ द एटम्स बॉन्डेड टू द एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी, वरीयता क्रम के आधार पर, वरीयता क्रम के आधार पर, के आधार पर अणुओं को नंबर लगाया जाता है, उच्च वरीयता क्रम के अणु को हाईएस्ट और निम्न वरीयता क्रम के अणु को निम्न लोअर डिजिट दी जाती है। क्या आधार है वरीयता क्रम देने का? क्या आधार है? द एटम विथ हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, जिसका परमाणु क्रमांक उच्चतम है, जिस परमाणु का परमाणु क्रमांक उच्चतम है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी अर्थात प्रायोरिटी 1 दी जाती है, प्रायोरिटी 1 दी जाती है। इन केस ऑफ टाइप लुक एट द नेक्स्ट एटम along with the chain. Yes, ये क्या कहता है कि अगर दो परमाणुओं का परमाणु समूह समान है, एक जैसे पहला परमाणु का समान है, अक्सर कार्बन परमाणु समान आ जाता है, तो अगले परमाणु उसकी वरीयता तय करता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज बॉन्ड इज डुप्लीकेट एटम। डबल बॉन्ड को दो कार्बन से जुड़ा हुआ माना जाता है, ये डबल बॉन्ड है, दो कार्बन से जुड़ा हुआ जाता है, ये ऐसे माना जाता है जैसे एक कार्बन दूसरे से लगा हुआ। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ माना जाता है, ऐसी वरीयता दी जाती है। आगे अपन बताएंगे आपको कैसे किस तरह से इन वरीयता क्रमों को आगे दिया जाता है। अगली बात, जैसे इस परमाणु में 4 वरीयता क्रम है, तो नंबर 1 हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है, ये सबसे उच्चतम वरीयता इस कार्बन नंबर 1 को दी, और कार्बन नंबर 2 को सबसे निम्नतम वरीयता दी गई, सबसे लोएस्ट वरीयता दी गई, लोएस्ट प्रायोरिटी दी गई। अब R और S कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम बताते हैं। अभी तक हमने आपको वरीयता क्रमांक बताया। आफ्टर असाइनिंग प्रायोरिटी, वरीयता क्रमांक तय करने के बाद क्या करते हैं हम? द मॉलिक्यूल इज विजुअलाइज्ड सो दैट द एटम और ग्रुप द लोएस्ट प्रायोरिटी इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अस। यस,
अब इस अणु को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि जिसको सबसे कम वरीयता दी, ये हाइड्रोजन को निम्नतम वरीयता दी, वो देखने वाले की साइड से एकदम अपोजिट साइड में हो। मतलब 4 परमाणु समूह लगे हुए हैं, चारों परमाणु समूह को वरीयताकरण दे दिया। जिस परमाणु अथवा परमाणु समूह को सबसे न्यूनतम वरीयता मिली है, उस परमाणु को ऑब्जर्वर, देखने वाले ऑब्जर्वर की साइड से अपोजिट साइड, मतलब रियल साइड में रखा जाता है, दूरस्थ स्थान पर रखा जाता है, ताकि ये 3 समूह आगे दिखे। अब क्या करते हैं कि जो 3 समूह है उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले पर उंगली रखकर उससे लोअर उंगली घुमाई जाती है। जैसे H, ये उससे लोअर एथिल ग्रुप, उससे लोअर CH3 ग्रुप, इस तरह से उंगली घुमाई जाती है। और ये देखा जाता है कि ये कैसे घूम रहा है, कि सपोज ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये R है। अगर ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है तो S है। मतलब सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी को छोड़कर शेष 3 प्रायोरिटी में हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ उंगली घुमाई जाती है। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो R, एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है तो S। डिक्रीजिंग ऑर्डर, द मूवमेंट इज क्लॉकवाइज, द मॉलिक्यूल इज R, और अगर मूवमेंट इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज, द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी S कॉन्फिगरेशन। आप गौर से देखें, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं वापस दिया, R और S का कॉन्फिगरेशन। ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस मॉलिक्यूल में सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी H को रियर साइड में रखा, मतलब दूर रखा, ये तीनों फ्रंट साइड में। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी 1, उसके बाद एथिल 2, उसके बाद मेथिल 3, ये 3 एथिल में। अब ये आप देखो एरो के निशान, ये एरो का निशान, अगर ये जैसे एरो का निशान क्लॉकवाइज घूमता है, दिस इज R, ये R आइसोमर है, क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त गुणन है, तो ये R है। आप इसी मॉलिक्यूल को गौर से देखो, ये सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी जो 4 नंबर था वो सबसे पीछे की तरफ रखा। अब आप उसके अपोजिट डायरेक्शन से देखो, ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है, यहां पर ऑब्जर्वर इधर से देख रहा था, और जब गौर से देखो, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी 1, फिर उसके बाद एथिल 2, उसके बाद मेथिल 3, ये एथिल समूह है, दूसरी प्रायोरिटी उसमें एथिल समूह 3। और आप गौर से देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसलिए ये S है। मतलब एक R आइसोमर है, दूसरा S आइसोमर, एक दूसरे के प्रतिबिंब है, ये मिरर है, मिरर। मतलब R का मिरर S होता है, R का मिरर S और S का मिरर प्लेन R होता है। आप गौर से देखो, ये देखो, हाईएस्ट प्रायोरिटी 1, 2 ने 3, और लोएस्ट प्रायोरिटी 4 को सबसे पीछे लगा। 1 से अगर अपन इसको घुमावे तो 1 से ये 2, 2 से 3, और अगर ये 4, अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज, तो R कॉन्फिगरेशन, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इसकी S कॉन्फिगरेशन। R का मतलब रेक्टस और S का मतलब सिनिस्टर होता है, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। जैसे एक व्हील का पहिया है, आप गौर से देखो, व्हील का पहिया राइट हैंड साइड में घूमता है तो R है, और लेफ्ट हैंड साइड पर टर्न करता है तो ये लेफ्ट है। इस तरह से आज हमने रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की बात की। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन DL कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें हम स्टैंडर्ड ग्लिसरॉल्डिहाइड से तुलना करते हैं। अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड का या हीटेरोएटम H लेफ्ट में और हीटेरोएटम राइट में है तो कैपिटल D, अगर हीटेरोएटम या OH लेफ्ट में और H राइट में है तो कैपिटल L होता है। तो ये DL कॉन्फ़िगरेशन। एक से अधिक अगर असममित केंद्र है तो अंतिम वाले असममित केंद्र ही D और L तय करता है। उसके बाद हमने निरपेक्ष या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की भी बात की, RS कॉन्फ़िगरेशन। असममित कार्बन पर लगे चारों परमाणु का परमाणु समूह को सीक्वेंस रूल के अनुसार वरीयता दी जाती है। लोएस्ट वरीयता वाले समूह को ऑब्जर्वर से दूरस्थ रखकर शेष 3 समूहों को हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ वरीयता से उंगली घुमाते हैं या नजर घुमाते हैं या लाइन घुमा के देखते हैं। इफ इट इज इन क्लॉकवाइज देन इट इज R, इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज देन इट इज S। इस तरह से हमने आज R और S कॉन्फ़िगरेशन की बात की, R और S की बात की। इट इज R क्लॉकवाइज रोटेशन है और S है वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। कल मैं आपको इसके खूब सारे एग्जाम्पल कराकर R और S के बारे में बताएंगे कि कैसे R होता है, कैसे S होता है। आज तो हमने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को देखा था, इसको 2 डायमेंशनल में बदलकर R और S निकालने की विधियां भी आपको कल बताई जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आज अपन इतनी ही बात करते हैं, कल आगे की बात करेंगे। थैंक यू।